गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व पाषाण काल। विद्यार्थियों, हमने पूर्व में पढ़ा है कि इतिहास काल को जानने के स्रोतों के आधार पर इसको 3 काल में इतिहासकारों ने डिवाइड किया है। इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को, वो है प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसकी जानकारी पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानव सभ्यता का पाषाण काल आता है। जो पाषाण काल है उसकी अवधि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। भारत में पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है उसकी अवधि भारत में 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व मानी गई है तथा मध्य पाषाण काल की अवधि 10,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व लगभग, नव पाषाण काल की अवधि 8,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व के लगभग मानी गई है। विद्यार्थियों, पूरा पाषाण काल को भी पुनः 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसकी अवधि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व मानी गई है। वहीं मध्य पूरा पाषाण काल की अवधि 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व मानी गई है तथा उच्च पूरा पाषाण काल की अवधि है वो 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व में मानी गई है। पाषाण काल किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, इतिहास का वह कालखंड जब मानव का जो जीवन है वो पूर्णतः पत्थरों पर आश्रित था। पूर्णतः ना कहे तो अत्यधिक आश्रित था। पत्थरों पर ही मानव का जो जीवन आश्रित था। उदाहरण के तौर पर मानव पत्थरों से शिकार करता था, पत्थर के बने औजारों से शिकार करता था, पत्थरों की ही बनी गुफाओं में निवास करता था, पत्थरों से ही उसने आग पैदा करना सीखा था। तो वह इतिहास का कालखंड जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था उसको पाषाण काल कहा गया है। लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए पत्थर के औजारों और जलवायु परिवर्तन की प्रकृति के अनुसार भारत में जो पूरा पाषाण युग है उसको 3 चरणों में विभक्त किया गया है, जो कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल है। भारत की जो पूरा पाषाण युगीन सभ्यता है उसका विकास हिमयुग से हुआ। ये हिमयुग क्या है? विद्यार्थियों, 10 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर भारी हिमपात हुआ था और जलवायु में भारी परिवर्तन आया। कभी अत्यधिक शीतकाल आ जाता और उसमें हिम की विस्तृत चादर उत्तरी ध्रुव से लेकर समस्त यूरोप तक फैल जाती और भारत में हिमालय के चरणों तक आ जाती। शीतकाल जो है वो हजारों वर्षों तक चलता रहा। फिर ऐसा एक समय आ जाता जो कि अपेक्षाकृत शीतकाल से कुछ गर्म होता। जो भूवैज्ञानिक है उनकी भाषा में इस प्रकार का जो शीतकाल, जिसमें शीतकाल की अपेक्षा कुछ गर्मी होती, उसको हिमकाल कहते हैं। 2 हिमकालों के बीच का समय अंतर हिमकालीन युग कहलाता है। भूवैज्ञानिकों ने जो 4 हिमकाल और उनके बीच के 3 हिमकालीन युग निश्चित किए। भारत में पूरा पाषाण काल। भारत में पूरा पाषाण काल को, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, 3 कालों में विभक्त किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण कालीन युग, इस काल का जो मनुष्य है वो क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करता था। इस कारण इस काल के लोगों को या इस काल के पुरुषों को क्वार्टजाइट मैन कहा जाता है। इस काल का मनुष्य शिकारी एवं खाद्य संग्रहित करने वाला था। शिकार का कार्य और जो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने वाला मनुष्य था। इस काल के जो प्रमुख उपकरण हैं वो है हस्त कुठार, जो कि हैंडैक्स, खंडक अर्थात चॉपर और विदारणी अर्थात क्लीवर इत्यादि है। भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले निम्न पूरा पाषाण युगीन उपकरणों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है चॉपर, चॉपिंग या पेबुल संस्कृति। इसके जो उपकरण हैं वो सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, पेबुल संस्कृति के उपकरण। इस कारण इसको सोहन संस्कृति भी कहा गया है। पत्थर के टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव के रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं वो पेबुल कहलाते हैं।
इन पेबुलों का जो आकार है वो गोल मटोल होता है तथा एक तरफ से तराश कर इनको हथियार के रूप में उपयोग में लाया जाता था। जो चॉपर है वो बड़ा आकार वाला वह उपकरण जो कि पेबुल से ही बनाया जाता था और इसके जो ऊपर एक ही और फलक निकालकर धार बनाई जाती थी। ये जो चॉपर है वो दुधारी उपकरण होता था, अर्थात पेबुल के दोनों किनारों को छीलकर धार बनाकर जो उपकरण बनाया जाता था उसको चॉपर कहा जाता था। वहीं पेबुल में एक किनारे को तराश कर हथियार के रूप में इसको काम में लिया जाता था। दूसरा है हैंडेक्स। हैंडेक्स संस्कृति, इसके उपकरण हैं वो सर्वप्रथम मद्रास के समीप बेदमदुर्रे तथा अतिरकम से प्राप्त हुए हैं। इस हैंडेक्स संस्कृति के जो प्रमुख उपकरण हैं वो है क्लीवर और स्क्रैपर। मद्रास इंडस्ट्री, जो मद्रास में उपलब्ध कुल्हाड़ी प्रदान समस्त सामग्री एक विशिष्ट परंपरा के अंतर्गत निर्मित की गई है और उस सामग्री में आश्चर्यजनक एकरूपता देखने को मिलती है। इसी कारण श्री B.D. कृष्ण स्वामी ने इस निर्माण प्रणाली को, जिसमें कि एक एकरूपता दिखाई देती है, मद्रास इंडस्ट्री की संज्ञा दी है। निम्न पुरापाषाण काल में उपकरण निर्माण की दो विधियां प्रचलित थी। पहला है कि फलक प्रणाली जो कि उत्तर भारत में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत पाषाण खंड से छोटे छोटे चप्पे छील लिए जाते थे और फिर इन्हीं चप्पों से हथियार और औजार बनाए जाते थे। तथा दूसरी है कोर प्रणाली जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित थी। किसी पाषाण खंड को ही छीलकर मनचाहे औजार और हथियार की आकृति दे दी जाती थी। अर्थात फलक प्रणाली में तो पाषाण खंड के टुकड़े करके छोटे छोटे चप्पे बनाकर चप्पों से हथियार बनाते थे और कोर प्रणाली में किसी पत्थर का जो खंड होता था उसी को छीलकर औजार बनाए जाते थे। निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल, भारत में जो निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है वो सिंधु गंगा के बड़े मैदानों को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर उस दौरान निर्जन वन था और मनुष्य का निवास नहीं था, तो संभवतः निवास नहीं करता था मनुष्य, तो इन सिंधु गंगा के बड़े मैदानों को छोड़कर देश के लगभग सभी भागों से निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है वो प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। दूसरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास बेलन घाटी, आंध्र प्रदेश के गिदलूर एवं करीमपुरी, भोपाल के पास भीमबेटका तथा डीडवाना जो कि राजस्थान के नागौर जिले में है। नर्मदा के पास नरसिंहपुरा, महाराष्ट्र में परबरा नदी के पास नेवासा नामक स्थल है, वो भारत में निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है मध्य पुरापाषाण काल। इस काल की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो इस प्रकार थी कि इसमें जो प्रयुक्त जो पत्थर है उनमें परिवर्तन आया। पूर्व में जो पत्थर यूज किए जाते थे वो क्वार्टजाइट पत्थर होते थे, जबकि अब जैस्पर और चर्ट आदि पत्थरों का प्रयोग होने लगा। कोर उपकरणों की प्रधानता लुप्त हो गई और सल्क विनिर्माण का प्रचलन हुआ। इस काल के जो प्रमुख स्थल हैं मध्य पुरापाषाण काल के, वो प्राय संपूर्ण देश में बिखरे हुए प्राप्त होते हैं। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हालांकि उतने स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं जितने प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि पंजाब में जैस्पर एवं चर्ट आदि पत्थरों का अभाव था। सोहन, नर्मदा और तुंगभद्रा की घाटियों से भी इस काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। नेवासा जो कि गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में है, वो मध्य पुरापाषाण काल का प्रतिनिधि स्थल माना जाता है। HD सांकलिया ने नेवासा को मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल घोषित किया है। इस काल के जो उपकरण हैं उनमें काटने के औजारों की प्रधानता थी। चापर, ब्लेड, बंधक, व्यूरीन, चांद्रिक, स्क्रैपर और छिद्रक आदि उपकरण इस काल में प्रयुक्त किए जाते थे। नेक्स्ट है उच्च पुरापाषाण काल। इस काल में नमी में कमी आई और इसका जो विस्तार है वो हिमयुग की अंतिम अवस्था तक था, जब जलवायु अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो गई। इस काल के जो उपकरण हैं उसके निर्माण की जो मुख्य सामग्री है वो लंबे स्थूल प्रस्तर फलक थे। तक्षणी और खुरचनी इत्यादि उपकरण इस काल में प्रयुक्त किए गए। अस्थि उपकरण अर्थात हड्डियों से बने उपकरणों की भूमिका भी इस काल में महत्वपूर्ण हो जाती है।
इस काल की जो कला है, नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास देखने को मिलता है। विंध्य क्षेत्र में स्थित जो भीमबेटका है उसमें चित्रित गुफाएं हैं, उसमें से कुछ गुफाएं हैं वो उच्च पुरापाषाण काल की भी मिलती है। इस काल के जो प्रमुख स्थल है उच्च पुरापाषाण काल के, वो है सोहन नदी घाटी। 1931-32 के बीच येल तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों का जो अभियान दल था, जो कि डॉक्टर टेरा और पैटरसन के नेतृत्व में था, उसने इस स्थल का उत्खनन है वो प्रारंभ किया। इस काल के जो उपकरण हैं, ये जो सोहन नदी घाटी से जो प्राप्त उपकरण है फ्लैग तकनीक से निर्मित थे तथा फ्लैग उद्योग का ये प्रमाण था कि यहाँ फ्लैग उद्योग है वो अस्तित्व में था सोहन नदी घाटी में। भारत में जो सबसे पुराने हस्तकुठार है, गंडासा, खंडक आदि की प्राप्ति इसी क्षेत्र से होती है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, यहाँ मनुष्य के गुफा निवास का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ 500 गुफा चित्रों में से 5 गुफा चित्र पुरापाषाण काल के हैं तथा शेष मध्यपाषाण काल के हैं। भीमबेटका के गुफा चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री वाकणकर महोदय को जाता है। इसके अलावा उच्च पुरापाषाण काल के अन्य स्थल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र व छोटा नागपुर, पठार इत्यादि से भी प्राप्त हुए हैं। भारत में पुरापाषाण कालीन जो अनुसंधान है वो इस प्रकार हुआ है। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब सबसे पहले ब्रुसफुट नामक भूवैज्ञानिक को मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर पूर्व पाषाण काल का एक पाषाण निर्मित औजार उपलब्ध हुआ। 1930 में माइल्स बर्किट नामक विद्वान ने दक्षिण के प्रदेशों में उपलब्ध औजारों की व्याख्या की। सबसे अधिक उल्लेखनीय अनुसंधान 1932-35 में टेरा और पैटरसन के नेतृत्व में येल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के विद्वानों के निरीक्षण में हुआ था। तब हिमालय प्रदेश में पूर्व पाषाण युग के अनेक स्थानों की खोज की गई। एक इसके अंतर्गत आता है पूर्व पाषाण काल में प्राक सोमा सभ्यता क्या है। तो पंजाब में सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी सोहन नदी, जिसकी घाटी में प्राचीन पाषाण युग के महत्वपूर्ण अवशेष उपलब्ध हुए हैं। इन अवशेषों को सूचित करने वाली जो सभ्यता है उसको सोवा सभ्यता कहा जाता है। पंजाब के कुछ अन्य क्षेत्रों में सोवा सभ्यता से पहले के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए उन्हें सूचित करने वाली सभ्यता को प्राक सोवा सभ्यता कहा जाता है। इन स्थानों से जो मिले उपकरण हैं वो स्फटिक नामक पत्थर से निर्मित है तथा ये जो सोवा सभ्यता है ये प्रथम अंतर हिमकालीन युग की मालूम पड़ती है। सोवा सभ्यता है जिसमें जो प्रारंभिक सोवा सभ्यता है वो 4 लाख से 2 लाख ईस्वी पूर्व में मानी गई है और उपल औजार, गोल तथा चिपट तथा छिपटी या पपड़ी से बने औजार इसके प्रतिनिधि हैं तथा परवर्ती सोवा सभ्यता तृतीय हिमकाल लगभग 2 लाख ईस्वी पूर्व की मालूम होती है, जिससे कोर औजार तथा छोटी कुल्हाड़ियाँ इत्यादि प्राप्त हुई है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में मानव सबसे पहले पंजाब प्रदेश में ही निवास करता था, परंतु सोवा घाटी में जो छोटी कुल्हाड़ियाँ मिली है वे तमिलनाडु के ढंग की होने के कारण टेरा आदि विद्वानों के अनुसार प्रारंभिक मानव पंजाब में दक्षिण से आया था। पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं। भारत में जो पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के मानव की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो इस प्रकार थी कि जो पूर्व पाषाण कालीन जो मानव था उसका जीवन नितांत बर्बर था। उसका जो जीवन है पशुओं से अधिक भिन्न था, पशुओं के समान ही उसका जीवन था। लगभग पशुओं की भांति उसे जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता था और वो पूर्णतः प्रकृति जीवी था। उसका जो भोजन था वो फल फूल, कंद मूल, कच्चा मांस, मछली इत्यादि था तथा इस काल का जो मानव था वो भोजन एकत्रित करने वाला या खाद्य संग्रह के रूप में था। सर्वप्रथम ये मानव जो आवास है, इस काल के मानव का आवास वो इस प्रकार था कि सर्वप्रथम सघन वृक्षों की शाखाओं में निवास किया इस काल के मानव ने। तत्पश्चात नदियों के कगारों और पर्वतों की कंदराओं में शरण ली।
इस काल में जो धार्मिक भावना, धर्म संबंधी भावना का उदय इस काल में देखने को नहीं मिलता। धातु से इस काल का मनुष्य परिचित नहीं था तथा इस काल के जो निवासी है ये लोग हबशी जाति के थे विद्वानों के अनुसार, तथा इनका रंग काला और कद छोटा होता था तथा बाल ऊनी होते थे तथा नाक चिपटी होती थी। वास्तुकला, मृदभांड कला इत्यादि से इस काल का मनुष्य अपरिचित था तथा इसकी सृजनात्मकता का जो प्रदर्शन है वो हथियारों और औजारों के रूप में ही देखने को मिलता है। सामाजिक संगठन की बात करें तो इस काल का मनुष्य टोलियां बनाकर रहता था तथा टोली का एक प्रधान होता था जो कि उस टोली का नेतृत्व करता था और उसी के नेतृत्व में आहार व आखेट इत्यादि के कार्य संपन्न किए जाते थे। मनोरंजन के साधनों की बात करें तो इसका जो मनोरंजन का जो मुख्य साधन था वो आखेट ही था। इस काल के मनुष्य का मुख्य कार्य ही आखेट था, शिकार करना था। इस काल के जो औजार हैं मनुष्य के, वो औजार पत्थर के अनगढ़ और परिष्कृत औजार थे जिनमें हैंडएक्स, चॉपर, स्क्रैपर, क्लीवर, कोर, ब्लेड इत्यादि औजारों का इस्तेमाल इस काल का मनुष्य करता था। वस्त्रों की बात करें तो इस काल का जो आदि मानव था चमड़े, पत्तों, पेड़ों की छाल व पत्तों से बने वस्त्र है वो पहनता था। पशुपालन, कृषि कर्म व अग्नि उत्पन्न करने से इस काल का मनुष्य अपरिचित था तथा जो मृतक संस्कार की बात करें तो इस काल का जो मनुष्य है वो मृतकों को जलाने या दफनाने इत्यादि के तरीकों से परिचित नहीं हो पाया था तथा ये जो होते थे इस काल के मानव शवों को खुले में ही मैदान में छोड़ देते थे तथा जो कि बाद में जानवरों द्वारा खा लिए जाते थे या स्वयं ही सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाते थे। तो इस प्रकार आदि मानव का जीवन पशुओं के समान था, अतः उसमें सामाजिक रिश्तों की भावना उत्पन्न नहीं हो पाई थी। चूँकि जीवन के लिए संघर्ष इतना कठिन और निर्मम था तो ये लोग टोलियां बनाकर रहते थे। इस युग का मानव कितना ही बर्बर क्यों ना रहा हो, पर यह मानना पड़ेगा कि वह सभ्यता के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ चुका था। हिंसक पक्षुओं का आखेट एक व्यक्ति के द्वारा नहीं वरन अनेक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्न के द्वारा ही होता था। उनके इस सामूहिक कार्य ने उनके मस्तिष्क में संगठन और सहयोग की भावना को जन्म दिया होगा। प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि उनके खाद्य, अखाद्य, कंदमूल, फलों के अभिज्ञान में ही आधुनिक वनस्पति विज्ञान के बीज विद्यमान थे। तत्कालीन मनुष्य ने आखेट के निमित्त पशु स्वभाव का अध्ययन किया होगा। सुगमता पूर्वक उनकी हत्या करने के लिए उपयुक्त कालों और ऋतुओं का ज्ञान भी किया होगा। इसी प्रारंभिक काल से कालांतर में पशु विज्ञान, जलवायु विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञानी की निस्तुति हुई, अर्थात इनका उद्भव हुआ। तो विद्यार्थियों, आज हमने पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।